नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 11 अप्रैल से जुड़ी हुई जो भी अहम खबरें हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के दिन यानी कि 11 अप्रैल के महत्व क्या है इसका। आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 11 अप्रैल को ज्योतिबा राव जी का जन्म हुआ था और ज्योतिबा राव फुले जी के भारत के इतिहास में अगर योगदान की बात करें तो सबसे पहले सत्यशोधक समाज को याद किया जाता है। साथ में आज ही के दिन वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के अंतर्गत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था और इसलिए आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन के रूप में याद रखा जा सकता है। साथ में हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को विश्व के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल किया जा चुका है। वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड है इसमें सुधार होगा, ऐसा WTO की रिपोर्ट में कहा गया है। जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ऐसा सम्मान मिलने वाला भारत के पहले मुनि बने हैं, पहले जो हैं भिक्षु बने हैं जिनको सम्मान दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार। चाइना के बाद भारत में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के मामले देखे गए हैं। साथ में हेपेटाइटिस के हम लोग टाइप्स हेपेटाइटिस A, B, C, D और E क्या है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो ज्योतिबा राव फुले जी, सत्यशोधक समाज और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के पहले टॉपिक पर, जिसमें JNU को विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में जो है स्थान मिला है। और ये जो यहाँ पर आंकड़ा साझा किया गया है, ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है इसको जो है किया गया है QS के द्वारा। QS का मतलब यहाँ पर समझिए, QS जो है ये एक उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधित कंपनी है जिसका नाम है क्वाक्वेरेली साइमंड्स। इसने लंदन से जो है बीते दिन 2024 के लिए विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करते हुए ये सूचना दी है कि जो विश्व में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भारत की ओर से जहां एक और 20वें स्थान पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहीं दूसरी तरफ IIM अहमदाबाद विश्व के 25 प्रबंधन संस्थानों में से जो है एक है। साथ में हम लोग बात करें तो QS रैंकिंग के मुताबिक भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि जो IIM अहमदाबाद है इसने 25वां स्थान जरूर यहां पर जो है हासिल किया है और इसके अतिरिक्त IIM बेंगलुरु और IIM कलकत्ता शीर्ष 50 संस्थानों में यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं। वही इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें तो इसमें IIT बम्बई को 45वां स्थान मिला है। अर्थात भारत की कुल मिलाकर 69 ऐसे संस्थान हैं जिनको QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की ओर से जो है जगह अभी वर्तमान में मिली है। यदि हम लोग यहीं पर बात करें कि ये जो QS रैंकिंग होती है, इस QS रैंकिंग के द्वारा प्रतिवर्ष दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जो है जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत विश्व भर के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जिनमें उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण उनको जो है विश्व भर में स्थान मिला है। यहाँ पर इस दौरान जो है संस्थान की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को, संकाय को, छात्र अनुपात को, नियोक्ता प्रतिष्ठा को, साथ में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को, रोजगार परिणाम, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय संकाय और अंतरराष्ट्रीय छात्र जैसे कुछ ऐसे इंडिकेटर से मानक हैं जिस मानकों को आधार बनाते हुए यहाँ पर यह रैंकिंग दी जाती है। साथ में याद रखा जा सकता है कि अगर हम लोग रिसर्च की बात करें, शोध की बात करें तो शोध में जो है भारत का ये चौथा स्थान आया है पूरे रैंकिंग्स के। अगर हम लोग बात यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि विश्व भर में जो 4 सबसे बड़े टॉप जो हैं शोध करने वाले जो दुनिया भर के देश रहे हैं या यूनिवर्सिटीज रही हैं, उनमें सर्वप्रथम स्थान आता है चाइना का, जहां पर लगभग 45 लाख जो है वहां पर एकेडमिक पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। वही इसमें जो है अमेरिका का दूसरा स्थान है जहां पर 44 लाख जो है एकेडमिक पेपर को तैयार किया जाता है। वहीं ब्रिटेन में अराउंड 14 लाख एकेडमिक पेपर जो है इनको तैयार किया जाता है। और ऑन द अदर साइड इंडिया जो टॉप 4 में इस बार शामिल हुआ है उसमें लगभग 13 लाख जो है एकेडमिक पेपर इनको जो है तैयार किया जाता है। अगर हम लोग आंकड़े के हिसाब से बात करें तो वर्ष 2017 से 2022 तक भारत में होने वाले शोध में लगभग जो है 54% की वृद्धि हुई है। ना ये सिर्फ भारत का बल्कि पूरे हम लोग यूरोपियन नेशंस और एशियन नेशंस की बात करें तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में भारत को शामिल किया जा सकता है। वही हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो इस रैंकिंग के अनुसार चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज इसको दंत चिकित्सा के अध्ययन के लिए जो है विश्व स्तर पर 24वें स्थान पे जो है रखा गया है। 24वें स्थान पर जो है इसको जगह मिली है।
क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने यहाँ पर ये बात कही है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से जो एक चुनौती है वो है भारत का एजुकेशन सिस्टम, यानी कि भारत की जो है शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली। भारत की शिक्षा प्रणाली के भीतर आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसके लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2035 तक जो है लगभग 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य जो है रखा गया था, निर्धारित किया गया था। इसलिए यहाँ पर कुछ हद तक हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारे पास, यानी कि यहाँ पर जो है रैंकिंग्स में क्यूएस की ये जो है रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कहा है कि इनके पास जो 55 विषय रहे हैं रैंकिंग्स के और जो 5 व्यापक इसमें जो है संकाय क्षेत्र रहे हैं, उसमें भारत जो है भारतीय कार्यक्रमों की संख्या इस वर्ष जो है लगातार बढ़ी है। प्रीवियस की अगर हम लोग बात करें तो पहले जहाँ 355 इनकी संख्या थी, अब इसकी संख्या बढ़कर जो है वो कितनी हो चुकी है, लगभग 454 हो चुकी है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो है क्यूएस रैंकिंग के मुताबिक भारत की यूनिवर्सिटीज को जो है टॉप यूनिवर्सिटीज में जो है मान्यता मिली है, जगह यहाँ पर मिली है। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर, जिसपे बात करेंगे कि इस वर्ष WTO ने जो रिपोर्ट साझा की है, विश्व व्यापार संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक व्यापार जो है इसमें सुधार होने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी WTO के द्वारा जो है पूर्वानुमान लगाया गया था और अपने पूर्वानुमान के समय अक्टूबर 2023 में WTO ने यह माना था कि जो व्यापार वृद्धि दर रहने वाली है वो लगभग 3.3 रहने वाली है। ये जो है 2023 का जो है अक्टूबर मंथ का इनका आंकड़ा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है इन्होंने अपने इस अनुमान को परिवर्तित करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में जो ये व्यापार में वृद्धि है वैश्विक स्तर पर ये लगभग 2.6% रहने वाली है। मतलब अगर हम इनके पूर्व अनुमान की बात करें तो उसकी तुलना में भले कम है, लेकिन बावजूद इसके अगर पिछले वर्षों की तुलना में बात करें तो भारत को लेकर या पूरे विश्व भर को लेकर जो ग्लोबल ट्रेड है इसमें जो है वृद्धि होगी, इसमें इंक्रीज होगी। यहाँ पर WTO के द्वारा ये जो है सूचना जारी की गई है। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ा अवरोधक बना हुआ है, जिसने कमजोर पूरे वैश्विक व्यापार को बनाया है, वो है बढ़ता हुआ जो संरक्षणवाद है। 2024 और 25 में भी इसी संरक्षणवाद के चलते जो है हो सकता है कि जो ग्लोबल व्यापार है उस पर जो है इंपैक्ट पड़े। बाकी आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से रेड सी के पार्ट में या इंडियन ओशन में लगातार जो समुद्री लुटेरों के द्वारा जो प्रयोग किए जा रहे हैं या वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक युद्ध चल रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा, पूरे वैश्विक भर में जो है आर्थिक तरीके से जो है कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर जो है संकट की परिस्थितियां बनी रहेंगी। हालांकि बावजूद इन सब के जो है वैश्विक व्यापार जो है इसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा WTO का जो है यहाँ पर आंकड़ा बताया गया है। यदि हम लोग इसमें बात करें तो वस्तुओं के वैश्विक व्यापार की मात्रा जहां वर्ष 2023 में 1.2% गिरने के बाद इस वर्ष जो है ये बढ़कर 2.6% हुई है और वर्ष 2025 में ये बढ़कर जो है 3.3% जो है रहने वाली है। साथ में बात करें तो वर्ष 2023 में व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो गिरावट के पीछे का जो मुख्य कारण था वो था यहाँ पर इसकी तेल और गैस जैसी वस्तुएं जो है उनकी जो है गिरती हुई कीमतें, इस कारण जो है यहाँ पर ये हुआ था। साथ में हम लोग बात करें तो WTO ने यह भी कहा है कि जो संरक्षणवाद है ये आने वाले समय में जो है कमजोर व्यापार का जो है एक कारण बन सकेगा। अब ये हमारा जो है करंट अफेयर वाला सेगमेंट रहता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे ट्रेडिशनली। तो ट्रेडिशनल लेते हुए चलते हैं हम लोग और सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में WTO क्या है। देखो WTO की बात करें यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी वास्तविक जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हालांकि आप जानते हैं कि 1994 में जो मराकेश डिक्लेरेशन था, मराकेश जो उद्घोषणा थी या मराकेश जो पत्र था वहां पर समझौता, उसके अनुसार जो है इसको शुरू किया गया था, जिसने रिप्लेस किया था 1944 के जो है गेट प्रोग्राम आया था। गेट प्रोग्राम का मतलब आप लोग यहां पर ये समझ लीजिए कि ये जो है एक टैरिफ और ट्रेड रिलेटेड जो है एग्रीमेंट है। इट वाज लाइक एन एग्रीमेंट जो कि किस चीज को लेकर है, टैरिफ एंड ट्रेड्स को लेकर है। तो इसको जो है रिप्लेस किया गया था विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। WTO एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है जो कि राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए जो है कार्य करता है। WTO दुनिया का सबसे बड़ा जो है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसके 164 सदस्य देश लगभग 98% से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड करते हैं और जहां पर जो है ग्लोबल जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद जो है वैश्विक स्तर पर, इसका जो है रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही बात करें तो WTO जो है वो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। और वहीं WTO का जो सर्वोच्च प्राधिकरण है वो है इसकी मंत्री
मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, इसकी बैठक कम से कम हर 2 वर्ष में जो है होना अनिवार्य किया गया है। तो ये हमारे पास में जो है WTO के बारे में, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में जो है जाना जा सकता है। वहीं एक और प्रमुख न्यूज़ की और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें बात करेंगे, प्रसिद्ध जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति पुरस्कार जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है पहले भारतीय भिक्षु बन चुके हैं। इन्हें जो है राष्ट्रपति पुरस्कार, साथ में जो है गोल्डन शील्ड, एक सम्मान प्रमाण पत्र और जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर वाले जो है प्रशस्ति पत्र इनको जो है प्रदान किया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो इनको प्रदान किया है वो अमेरिकी जो सेनेटर हैं ब्रेट शर्मन के द्वारा जो है इनको प्रदान किया गया है। जहाँ एक और हम लोगों ने जैन आचार्य की बात की है जिनको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि जैना फिलॉसफी जो भारतीय इतिहास में रही है, आप लोग जानते हैं कि जिस समय भारत में उत्तर वैदिक काल चल रहा था, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, उस समय कई ऐसे मतलब समाज में कुरीतियां थी, कई समाज में ऐसी जो है कह लीजिए सोशल इलनेसेस थी, जिनको दूर करने के लिए कुछ हेट्रोडॉक्स टाइप के क्या आए थे हमारे पास में मूवमेंट्स आए थे या नए जो है धर्म आए थे। और ऐसे ही जो है हमारे पास फिलॉसफीज जो आती हैं, उन फिलॉसफीज में आता है जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। हालांकि लिंगायत को भी इससे जो है जोड़ा जा सकेगा। अगर हम लोग बेसिक पर थोड़ा काम करें, पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे, एक बेसिक पर हम लोग काम करें कि वास्तव में जैनिज्म क्या था, जैना फिलॉसफी क्या थी, तो आप जानते हैं कि जो जैन धर्म हुआ है, इस जैन धर्म का जो मूल मकसद था वो था मानव कल्याण, समाज कल्याण, और सबसे प्रमुख इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू अटेंड द निर्वाणा, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति जो है करना ही जैन धर्म का जो है मूल उद्देश्य था। अब वास्तव में निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जीवन और मृत्यु के चक्रण से मुक्ति मिल जाना, मोक्ष मिल जाना, एनलाइटमेंट मिल जाना, उसको जो है कहा जाता था निर्वाणा। और जैनिज्म में जो है ऐसा निर्वाण दिलाने वाले जो है कुछ पथ प्रदर्शक, कुछ राही या कुछ मार्ग दिखाने वाले लोग हुए थे, और इन्हीं मार्ग दिखाने वाले लोगों को जो है जैन धर्म में नाम दिया जाता है तीर्थंकर का। यानी कि हमसे अगर सवाल कुछ यूं बन जाता है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की जो फिलॉसफी थी वो वास्तव में थी क्या, तो तीर्थंकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि मार्ग दिखाने वाला, राह दिखाने वाला। और मार्ग कैसा मार्ग? जो जीवन का मार्ग है, जो जैना मंक्स, जैना नंस का जो है मार्ग है, यानी कि जो निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है, उसको बताने वाले कहलाए तीर्थंकर। आप जानते हैं कि तीर्थंकरों की जो कुल संख्या है वो जो है जैनिज्म के भीतर 24 है, जिसमें अगर हम लोग पहले या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो इसमें नाम आता है ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जो है इनको आदिनाथ के नाम से भी आप लोग जान सकेंगे, आदिनाथ या ऋषभ देव। और वही हम लोग बात करें अंतिम और जो 24वें हुए थे वो थे महावीर स्वामी। हालांकि अगर हम लोग प्रसिद्ध नामों की तरफ चलें तो जहां एक और 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, 23rd जो तीर्थंकर हुए थे, 23rd तीर्थंकर में जो है नाम आता है पार्श्वनाथ जी का, पार्श्वनाथ जी, राइट। आप जानते हैं कि पार्श्वनाथ जो है ये काशी के विद्वान अश्वसेन के पुत्र थे, और इन्होंने जो है जब ग्रह त्याग किया था तो लगभग 83 डेज का पिनांस करने के बाद, तप करने के बाद 84वें दिन इनको जो है संवेद नामक जो पर्वत था उस पर जो है ज्ञान यानी कि कैवल्य की जो है प्राप्ति हुई थी। और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो कैवल्य मिलने के बाद इन्होंने जो है अपने ज्ञान को जो है बढ़ाने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए गणों का जो है क्या किया था, निर्धारण किया था, मतलब संघ के फॉर्म में बनाए थे। और प्रत्येक गण का जो अध्यक्ष होता था उसको गणधर के नाम से कहते थे, और ऐसे गणों की संख्या कुल मिलाकर 4 थी। साथ में जो है इनके द्वारा यहाँ पर जो है गण के अतिरिक्त जो है पार्श्वनाथ जी के द्वारा कुछ शिक्षाएं दी गई थी, जिनको चतुर्याम शिक्षा कहते हैं, या जिसको जैना फिलॉसफी के जो है मूल शिक्षाएं कहते हैं। और ऐसी जो चतुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ जी ने दी थी उसमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात इनका तात्पर्य होता है सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, बिना अनुमति के किसी की वस्तु लेना वो चोरी कहलाता है। तो इन्होंने कहा था कि बिना किसी की अनुमति के किसी की वस्तु ना ली जाए। और अपरिग्रह का मतलब यहाँ पर होता है नॉन एक्यूमुलेशन, यानी कि संग्रहण ना करना। जो जैना नंस, जैना मंक्स थे, उनको ये सूचित किया गया था, उनको ये जो है एक तरीके से आदेश दिए गए थे कि भाई आप अपने पास में धन संपदा इत्यादि का संचयन ना करें। ये क्या है? ये जो है जैना फिलॉसफी के
के 4 प्रमुख जो है तत्व हैं। हालांकि इन 4 तत्वों में एक और तत्व जोड़ा गया था 5वें नंबर पर, जिसको ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मचर्य का जो ये सिद्धांत जोड़ा गया था, ये जोड़ा था अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीरा ने। तो यहाँ पर आप लोग इन बातों को भी जो है ध्यान में रख सकते हैं। साथ में अगर हम लोग जैना फिलोसॉफिकल पार्ट की तरफ चलें तो जैन कहता है कि यूनिवर्स इज नेचुरल, संसार कैसा है, प्राकृतिक है, राइट। वहीं दूसरी तरफ जो है जैना कहता है कि गॉड नॉट एग्जिस्ट, भगवान जो है वो नहीं होते हैं, और यदि कहीं हैं भी तो उनका स्थान जो आता है वो जिन के बाद या तीर्थंकर के बाद आता है। इन्होंने आत्मा के स्वरूप को जो है यकीन में माना है, कहा है कि हाँ आत्मा होती है और आत्मा में संचित जो कर्म फल होता है उसी कर्म फल के आधार पर जो है पुनर्जन्म या पुनर्जीवन होता है। इस प्रकार से जैना फिलॉसफी आई थी। साथ में जैसे मैंने कहा कि जैन फिलॉसफी के भीतर जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो है एनलाइटमेंट, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करना। और निर्वाण प्राप्ति का एक मार्ग कहलाता है जैनिज्म में साल्वेशन, जिसको शैल्यवरण के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो जो साल्वेशन होता है उसमें मंक्स के द्वारा, नन्स के द्वारा जो है भोजन और जल का त्याग करते हुए, अन्न जल का त्याग करते हुए, मेडिटेट होते हुए, यानी कि ध्यान मुद्रा में आते हुए अपने शरीर को त्यागना होता था और उसको साल्वेशन कहते थे। जैसे याद करिए आप लोग कि जो मौर्य राजवंश के संस्थापक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो है जैना मंक भद्रबाहु के साथ मिलकर श्रावण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में जो है साल्वेशन के ही थ्रू जो है अपने आप को जो है निर्वाण दिलाया था या मोक्ष दिलाया था। ऐसा आप लोग जान सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। साथ में जो है जैना फिलॉसफी के भीतर त्रिरत्न आते हैं, ट्राई जेम्स आते हैं, और इनके जो 3 जेम्स है उसमें याद रखा जा सकते हैं KFC के द्वारा। KFC मतलब K स्टैंड फॉर द राइट नॉलेज, F स्टैंड फॉर द राइट फेथ एंड C स्टैंड फॉर द राइट कंडक्ट, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट जो है ये 3 रत्न हैं किसमें, जैना फिलॉसफी में। साथ में जैना फिलॉसफी में जो ज्ञान पाने के साधन बताए गए हैं उसमें ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। एक है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, एक है तीर्थंकर का वचन यानी कि द सर्मन्स ऑफ तीर्थंकराज, और तीसरा उसमें आता है गेस यानी कि अनुमान। ज्ञान जो है प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञान के भी 3 रास्ते होते हैं। एक होता है श्रुति ज्ञान यानी कि सुनकर ज्ञान, जो तीर्थंकरों के वचन से सुनकर ज्ञान मिला वो श्रुति ज्ञान। एक होता है मति ज्ञान, मति ज्ञान मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी यानी कि जो सेंस ऑर्गन से उनसे मिलने वाला ज्ञान। और एक होता है मनः पर्याय, मनः पर्याय इज अ काइंड ऑफ टेलीपैथिक नॉलेज, यानी कि सामने वाले की मन मस्तिष्क की बातों को समझ लेना, जान लेना, इसको टेलीपैथिक नॉलेज के हिसाब से जानते हैं। साथ में जैना फिलॉसफी के भीतर शादवाद का कंसेप्ट है। शादवाद यानी कि जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है वो 7 मार्गों से होते हुए गुजरता है, जिसको जो है सप्तभंगी मार्ग या शादवाद के नाम या अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। शाद आस्ति, शाद नास्ति, शाद ईवा आस्ति, शाद नास्ति, शाद ईवा नास्ति, शाद ईवा। तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर जो है 7 तरीके से जो है ज्ञान यहाँ से गुजरता है। तो ये कुछ बेसिक हम लोग जो है जैना के भीतर जान सकते हैं। साथ में अब आप लोगों से एक प्रश्न है मेरा कि जो जैन फिलॉसफी है, जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के भीतर कॉल रिंग कर रहा है, डिस्टर्ब होंगे, कोई बात नहीं। इस जैन फिलॉसफी के भीतर जो 2 जैना संगीतियां हुई थी, वो दोनों जैना संगीतियां कहां पर हुई थी और कब हुई थी, ये आपने मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि जैना काउंसिल्स कब हुई थी और कहां पर हुई थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आज की एक और प्रमुख न्यूज पर बात कर लेते हैं, जिसमें चाइना के बाद भारत में सबसे अधिक जो है हेपेटाइटिस के मामले जो है नोट किए गए हैं। यदि हम लोग बात करें तो भारत में हेपेटाइटिस को लेकर जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट जो है वो काफी चिंताजनक रही है, जिसमें वैश्विक स्तर पर चाइना के बाद जो है भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण से सबसे अधिक जो है लोग पीड़ित हुए हैं। भारत में 2022 में लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं इस संक्रमण के शिकार हुए थे। वहीं जो है स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में दुनिया भर में जो है 2022 में जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 दी है उसमें इस आंकड़ों को जो है जारी किया है। और आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2022 में 25.4 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस के साथ जो है जी रहे थे और 5 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी से जो है पीड़ित हैं। और भारत में यदि बात करें तो यदि भारत में संक्रमण की बात की जाए तो 2022 में 2.98 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी से, अराउंड 2.98 करोड़ लोग जो हेपेटाइटिस बी से और लगभग 55 लाख लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी के जो हैं शिकार थे।
कब की हम लोग बात करें, जो रिपोर्ट 2022 के अनुसार यहां पर दिखाई गई है। यानी कि ये आंकड़ा कुछ यूं बताता है कि लगभग 3.53 यानी कि 3.53 करोड़ जो है इसके आसपास जो है संक्रमितों की जो संख्या रही है वो भारत में रही है, जो पूरे दुनिया भर के लगभग 11.6% है संक्रमितों की संख्या। वही चाइना की बात करें तो चाइना में लगभग 8.3 करोड़ के पार जो है मामले गए थे, और ये पूरे दुनिया भर की बात करें तो हेपेटाइटिस मामलों का लगभग 27.5% रहा था। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो विश्व में हर वर्ष जो है लगभग 13 लाख लोग जो हैं ये शिकार होते हैं मृत्यु का, किससे, हेपेटाइटिस से। इसके वैश्विक स्तर पर हर वर्ष जो है 13 लाख लोग जो हैं वो मौत के शिकार होते हैं, यानी कि हर दिन जो है 3,500 लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस के कारण जो है इनकी मृत्यु होती है। ये काफी चिंताजनक जो है एक विषय है। इसको लेकर जो है WHO जो है इसने जो है सूचना यहाँ पर जो है साझा की है। WHO के अनुसार 30 से लेकर 54 वर्ष के लोगों में करीब 50%, 18 वर्ष से कम व बच्चों में यह संक्रमण 12% है, और सभी मामलों में पुरुष भागीदार जो हैं इनमें लगभग 58% जो है मामले देखे जाते हैं। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो है ये लिवर को लेकर या यकृत को लेकर जो एक बीमारी है, जिसमें लिवर में या यकृत में जो है सूजन आ जाती है, और जो लिवर के जो फंक्शन है उसको जो है ये रोक लेता है। लिवर के जो है जो कार्य हैं उसको जो है ये रोक लेता है, और ऐसे में हो सकता है कि लिवर डैमेज हो जाए, वहां पर जो है व्यक्ति की मृत्यु जो है हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें जान सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वास्तव में जो है ये हेपेटाइटिस है क्या चीज। हेपेटाइटिस यकृत की एक सूजन है, यानी कि लिवर की एक सूजन है, जो एक तीव्र यानी कि अल्पकालिक संक्रमण के रूप में या दीर्घकालिक संक्रमण के रूप में जो है हो सकती है। वहीं अगर हम लोग हेपेटाइटिस के जो है टाइप्स की बात करें तो हेपेटाइटिस में अलग प्रकार के टाइप्स आते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, विषाक्त हेपेटाइटिस है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस यदि जो है ये वायरस होता है ए, वायरस सी, वायरस डी, वायरस ई के कारण, ए बी सी डी के कारण यदि ये होता है, जो हेपेटाइटिस के वायरस हैं ए बी सी डी ई, यदि इनके कारण होता है तो उसको हम लोग वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। यदि जो है अधिक अल्कोहल के सेवन के कारण जो है यकृत में सूजन आ जाती है तो वो जो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहलाएगा। यदि जो है कुछ जहर से या रसायन जो केमिकल्स हैं या जो ड्रग्स हैं दवाई के रूप में जो है, तो इनके कारण यदि जो है हेपेटाइटिस होता है तो वो कहलाएगा यहाँ पर विषाक्त हेपेटाइटिस। और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो है ये एक क्रॉनिक प्रकार है जिसमें आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो आपके लिवर पर जो है हमला करती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारे जो है क्या करते हैं, लिवर को इफेक्ट करता है। तो ऐसे सिस्टम को जो है यहाँ पर जाना सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब कारण इसका क्या है वो वास्तव में ज्ञात तो नहीं है, लेकिन आनुवांशिकी और जो है वातावरण जो होता है इसको लेकर, मतलब जो हमारा फूड इंटेक्स का जो कंसेप्ट है इसको लेकर जो है यहाँ पर इस प्रकार से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। आप जानते हैं कि जो लीवर के बेसिक फंक्शंस होते हैं उन बेसिक फंक्शंस को क्या करता है, हेपेटाइटिस इनको जो है अफेक्ट करता है, और यही कारण है कि व्यक्ति की जो है शीघ्र ही यहाँ पर जो है मौत हो जाती है। जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि लगभग ये मान के चलिए लगभग 14 से लेकर 15 लाख लोग जो हैं इनकी पर डे जो है यहाँ पर ईयर जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसके रिकॉर्ड्स की बात करें तो लगभग प्रत्येक 40 सेकंड के भीतर 1% जो है उसकी डेथ होती है वायरल हेपेटाइटिस से। यानी कि जो हमने हेपेटाइटिस के ए बी सी डी ई जो हमने वहां पर इसके कैटेगरीज पढ़ी हैं उनके कारण जो है लिवर इन्फ्लेमेशन के कारण, लिवर डैमेज के कारण, लिवर कैंसर के कारण, लिवर के डेड हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हेपेटाइटिस एक गंभीर जो है बीमारी के रूप में जाना जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है ये आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा दूषित भोजन या पानी के संपर्क में आने से जो है फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी किसी ऐसे व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से फैलता है जिसे हेपेटाइटिस की बीमारी है। हेपेटाइटिस बी और डी शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में भी फैल सकता है, और यह कई तरीकों से हो सकता है, जैसे नशीली दवाओं से, ठीक है, सुइयां जो होती हैं यानी कि जो इंजेक्शंस होते हैं उनके साझा होने से, निडल्स के साझा होने से, और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी जो है हेपेटाइटिस का खतरा बना रह सकता है। तो ये हमारे पास में हेपेटाइटिस को लेकर जानकारी है। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं प्रमुख खबर की, और जहां पर ज्योतिबा फुले ने देश में जिन्होंने पहला महिला स्कूल खोला था 1848 में, आज उनका है जन्मदिवस। यानी कि जो है आज ही के दिन महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी, इनका जन्म 1827 में हुआ था महाराष्ट्र के सतारा में। आप जानते हैं कि थॉमस पेन की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द राइट्स ऑफ मैन,
इसी से जो है प्रेरणा स्रोत बनते हुए, इसी से प्रेरणा पाते हुए इन्होंने जो है उस समय के समाज में, जिस समय 1870s का दौर चल रहा था, उस समय के समाज में जो सो कॉल्ड वंचित वर्ग था और जो महिलाओं का जो उस समय जो है उत्थान करने का इनका प्रयास था, इसी क्रम में इन्होंने वर्ष 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। और जो वास्तव में सत्यशोधक समाज था, इस सत्यशोधक समाज का जो मूल उद्देश्य था यहाँ पर, वो था समाज में जातिवाद, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, धर्मशास्त्र इत्यादि का बहिष्करण करना। ये उस धर्मशास्त्र का बहिष्करण हो रहा है जिसने समाज में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को जो है जन्म दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे जो है समाज में अच्छी जो है पहल जो रही थी हिंदुइज्म के भीतर इसका विरोध किया, नहीं। जो हिंदू जो कह लीजिए कि ग्रंथों के अनुसार जो वहां पर रिचुअल्स, जो रीति रिवाज थे, यदि उसमें जो है कटुता देखी जाए तो उसको सुधार करने के लिए जो है यहाँ पर ज्योतिबा राव जी ने कदम उठाए थे। जैसा मैंने आपसे बताया कि 1848 में इन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए एक महिला शिक्षा जो है स्कूल खोला था। इनकी पत्नी सावित्री बाई जी ने इसमें जो है अपनी शिक्षा वहां पर दी थी। और आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्री बाई फुले जी को जो है जाना जाता है। 1851 में पुणे में इन्होंने कन्या विश्वविद्यालय की भी वहां पर स्थापना की थी। और इनके इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा का भी जो है पदवी दिया गया था, टाइटल दिया गया था। इनके प्रमुख अगर हम लोग कार्यों की बात करें तो इसमें गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म, शिवाजी की जीवनी, तृतीय रत्न, इशारा, किसान का कोड़ा इत्यादि जो है शामिल हैं। तो ये हमारे जो है ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में है। प्रश्न आपसे बस मैं इतना करना चाहूंगा कि ज्योतिबा राव फूले को फूले क्यों कहते थे, आप लोगों ने जो है इसका आंसर मुझे जो है बताना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं एक और प्रमुख न्यूज की तरफ। आज ही के दिन यानी 11 अप्रैल वर्ष 1919 में जो वर्साई की संधि हुई थी, इसके अंतर्गत ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका शुरुआत किया गया था, इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसका जो वास्तव में उद्देश्य था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है श्रमिक हैं इनके अधिकारों को सुरक्षित करना, इनके अधिकारों को जो है बढ़ावा देना था। और इन्हीं जो है बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी। यदि हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 से एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। यह श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने और सभी महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, इनके लिए सभ्य काम को बढ़ावा देने के परिस्थितियों को बनाने के लिए, कार्यक्रम तैयार करने के लिए लगभग 187 सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को जो है एक साथ लाने का कार्य करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में वर्साई की संधि के द्वारा 1919 में स्थापित हुआ था। और 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली जो है संबंध विशेष एजेंसी के रूप में, स्पेशल जो एजेंसी थी, इसके रूप में जो है दर्ज हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में शामिल है। और इसके संस्थापक मिशन की बात करें तो इसका जो वास्तव में मिशन था वो था यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति को जो है तैयार करना। यूनिवर्सल एंड एक कह लीजिए स्टेबल या परमानेंट पीस को जो है बनाना, ये इसका जो है यहाँ पर उद्देश्य था। साथ में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको कार्य सौंपा गया था। और इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए 1969 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं आज के एक अंतिम टॉपिक पर, जिसके तहत आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 11 अप्रैल वर्ष 1921 में पहली बार अमेरिका में जो है रेडियो पर जो है खेलों का लाइव प्रसारण हुआ था, कमेंट्री हुई थी। और ये जो कमेंट्री थी ये एक बॉक्सिंग मैच की थी। पहली बार जो है यहाँ से कमेंट्री का सिलसिला शुरू हुआ था। और इस कमेंट्री को जो है पिट्सबर्ग के एक अखबार के जो रिपोर्टर थे यानी कि फ्लोरेंट गिब्सन, इन्होंने जो है दिया था। और यही कारण है कि गिब्सन को पहला खेल कमेंटेटर भी माना जाता है। तो ये आज हमारे पास में जो है कंप्लीट खबरें रही हैं आज की न्यूज़पेपर को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इसको लेकर सारे जो है बातें क्लियर होंगी। लेकिन स्टिल अगर किसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछा होता है तो उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बस फिलहाल आज के लिए यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करने वाले हैं आज के टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।